जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जैसे आपने अमिताभ बच्चन के बहुत सारे मूवीज के डायलॉग सुने होंगे, जिसमें वो कहते हैं कि लड़ाई तुमने शुरू की है, खत्म मैं करूंगा। और जो इस समय पूरे विश्व के ऊपर एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, आशा है वो नहीं होगा। लेकिन जिस दिशा में चीजें बढ़ रही हैं और जैसे सारे बड़े बड़े देश अपने मोहरे खेल रहे हैं और खुलकर सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो शुरुआत की थी इजराइल ने और अनप्रोवोक्ड शुरू की थी, बिना सोचे समझे की थी या किसी बड़ी रणनीति के तहत की थी, उस प्रयास में उसने अमेरिका को भी फंसा दिया, यूरोप को भी फंसा दिया, चीन को भी फंसा दिया, रूस को भी फंसा दिया और भारतवर्ष को भी फंसा दिया और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को भी फंसा दिया। जब उसने लड़ाई शुरू की थी तो शायद उसने डोनाल्ड ट्रंप को ये कन्विंस कर दिया था कि ईरान, क्योंकि उस सब कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं, सारे के सारे या तो दिल से अमेरिका के साथ हैं या जो अमेरिका के साथ नहीं थे, जैसे लीबिया था, सीरिया था, इराक था, उनको भी अमेरिका ने अपनी रणनीति के तहत वहां के सद्दाम हुसैन को, कर्नल गद्दाफी को हराकर, उन्हें मारकर वहां पे अपने पिट्ठुओं को बिठा दिया था। यह भी बात बिल्कुल सही थी कि उस रीजन के अंदर केवल ईरान ही आज के तारीख में ऐसा देश बचा था जो कि अमेरिका की सुप्रीमेसी के तहत नहीं था, वरना इजराइल पैलेस्टीनियंस पे आतंक मचाता रहा, वहां पे कत्लेआम करता रहा, लेकिन किसी भी अरब देश ने उसके खिलाफ कोई बात नहीं कही। उन्होंने सोचा था हम तो सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे ऊपर विश्व की महाशक्ति अमेरिका का हाथ है। इजराइल ने भी एक ऐसा माहौल बनाया था पूरे विश्व के अंदर कि इजराइल के पास एक आयरन डोम है और विश्व के अंदर सबसे सुरक्षित अगर कोई देश है तो वो इजराइल है। ईरान लेकिन चीजों से लड़ता रहा। जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगाए और पूरे विश्व के ऊपर ये इंपोज किया कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है, जैसे भारतवर्ष एक बहुत पुरानी सभ्यता है, ईरान भी बहुत पुरानी सभ्यता है और हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीजों पर ईरानी प्रभाव परिलक्षित होता है और हमारे बड़े दोस्ताना संबंध उसके साथ हैं। यह भी आपको पता है कि वहां पे चबाहार पोर्ट पे भारत सरकार ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया था और ईरान ने एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोर्ट भारतवर्ष को दे दिया था। यह भी बिल्कुल आपको पता होगा कि ईरान भारतवर्ष के बीच में एक सैन्य अभ्यास कर रहा था जल सेना का, और ईरान का एक युद्धपोत भारत के अंदर आया था, हमारा मेहमान था और वो लौट के जा रहा था। अमेरिका ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और क्षतिग्रस्त कर दिया और बहुत सारे सैनिकों की हत्या कर दी। लेकिन इजराइल ने जिस प्रकार से अमेरिका को युद्ध में घसीटा और जैसे हमारे देश के, क्योंकि हमारा देश भी बहुत बड़ी शक्ति है और हमारी बात की वैल्यू है, चाहे आर्थिक शक्ति की बात हो, चाहे यौद्धिक शक्ति की बात हो, हमें कम करके नहीं आंका जा सकता। जो स्थिति आज से 50-60 साल पहले नहीं थी, क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था, लेकिन उस समय भी हमारी बात पूरा विश्व ध्यान से सुनता था। बहुत सारा शक्ति परिवर्तन हुआ पूरे विश्व के अंदर। एक समय जापान बहुत बड़ी युद्ध की शक्ति हुआ करता था, चीन बहुत छोटी शक्ति हुआ करता था, रूस बहुत बड़ी शक्ति हुआ करता था, अमेरिका, लेकिन अब वो पूरा शक्ति संतुलन जो है बिगड़ चुका है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एक तरफ अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान आमने सामने खड़े थे। इजराइल ने मिसकैलकुलेशन कर दी, अमेरिका ने मिसकैलकुलेशन कर दी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा कि अगर हम ईरान पे आक्रमण करेंगे तो ईरान, क्योंकि सारे पड़ोसियों से उसकी शत्रुता वाले संबंध हैं और रूस अपने युद्ध में यूक्रेन से 3 साल से उलझा हुआ है,
और चीन इस तरह के झगड़ों में पड़ता नहीं है। वो आर्थिक शक्ति के माध्यम से विश्व के अंदर अपनी शक्ति स्थापित करना चाहता है, वो बोलेगा नहीं। तो जैसे हमने वेनेजुला में किया, क्यों वेनेजुला भी अमेरिका को आंखें दिखाता था। वेनेजुला के अंदर वो राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा लाए और वहां पे कोई चू नहीं बोला, पूरे विश्व के अंदर कोई चू नहीं बोला। लीबिया के अंदर, इराक के अंदर, सब जगह, लीबिया जहां जहां हुआ कोई कुछ बोला नहीं। तो अमेरिका को यह लगा था कि हम ईरान को खत्म कर देंगे और उसी प्रकार का शासन स्थापित कर देंगे 1979 के पहले, जैसे शाह ईरान के समय हुआ करता था कि अमेरिका की पिछलग्गू सरकार वहां पे थी और वो जो अमेरिका कहती थी उसी तरह तो पूरे अरब कंट्री में जहां ईरान का तेल का अटूट भंडार है उस पे उसका कब्जा हो जाएगा और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करेगा। लेकिन चलिए, रूस और चीन ने तो उसका तोड़ ढूंढ लिया, क्योंकि रूस में भी तेल का अकूत भंडार है, गैस का अकूत भंडार है और यूरोप को भी रूस और यूक्रेन ही गैस का सप्लाई बहुत ज्यादा करते हैं। तो यूरोप का भी ये कहना था कि सन 26 तक हम केवल, सन 27 तक केवल हम तेल और गैस रूस से लेंगे, उसके बाद हम अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। लेकिन रूस ने कहा अब हम आपको तेल और गैस देना ही बंद कर देंगे, क्योंकि चीन भी एक बहुत बड़ा आयातक है तेल का, गैस का, और भारतवर्ष भी है। अब भारतवर्ष तो अमेरिका के दबाव में हमने तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया रूस से, ईरान से भी खरीदना बंद कर दिया और पूरी तरह हम गल्फ कंट्रीज पे जो अमेरिका के पिट्ठू हैं उन पे डिपेंडेंट हो गए। लेकिन रूस ने इस चीज का फायदा उठा के उसने चीन से सीधी व्यवस्था कर ली और ये कहा कि आप हमसे पूरा तेल खरीदिए और हम आपको $11 पर बैरल की सब्सिडी भी देंगे, डिस्काउंट भी देंगे। अच्छा, इसी में तुर्रा छोड़ दिया ईरान ने। उसने कहा कि जो हमारा वो इलाका है जहां से कंट्रोल हमारा पूरा है, स्ट्रीट और हार्मुज, उससे हम केवल चीन के शिप्स को गुजरने देंगे और भारत और अन्य देशों के शिप्स को तेल वाहक। तो एक चीन को फायदा हो गया $11 का पर बैरल का, रूस से उसे डिस्काउंट मिल गया। अमेरिका की वो धौंस पट्टी सुनता नहीं है, भारत सुनता है तो हम तेल नहीं खरीदेंगे डिस्काउंट पे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी कि स्ट्रीट हार्मुज से केवल चीन के तेल वाहक जहाज आएंगे, हमारे जहाजों को रोक दिया है जो बहुत ज्यादा दूर से घूम के आएंगे। हमें हर तरफ से नुकसान होने लगा, हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी। अच्छा, ईरान ने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है भाई, मेरे पास ईरान के पास दो ही विकल्प थे, या तो वो सरेंडर कर देता। अगर वो सरेंडर कर देता तो अमेरिका की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे उसका कब्जा हो जाता, पूरे तेल पे उसका कब्जा हो जाता, फिर वो ब्लैकमेल कर सकता था चीन और रूस को। लेकिन ईरान ने तन के खड़े होने की, और अमेरिका ने गलती ये कर दी कि उनके जो सर्वोच्च नेता थे आयतुल्ला खामेनी, अटैक करके उनके और सारे सैन्य कमांडरों को मार दिया है। सोचा सैन्य कमांडर मर जाएंगे तो ईरान पीछे हट जाएगा। उनकी एक सेकेंड लाइन सामने आ गई, उन्होंने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लाइन बना रखी है। लड़ते रहेंगे लेकिन हारेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे और लंबी लड़ाई लड़ने का निर्णय ले लिया। अच्छा, उनको पता था कि इजराइल और अमेरिका उनको चैन से नहीं जीने देंगे। उन्होंने अपनी एक मिसाइल पावर का जखीरा खड़ा कर लिया। अब अमेरिका ने अगर उनके भारत से लौटते हुए वॉरशिप के ऊपर अटैक किया तो उन्होंने भी अमेरिका के बहुत सारे वॉरशिप्स पे अटैक कर दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे करके उन्होंने जितने भी अमेरिका के मित्र राष्ट्र थे, सऊदी था, यूएई था, बहरीन था, कुवैत था, सबके ऊपर उनके ऑयल फील्ड्स और गैस फील्ड्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि तेल के दाम अचानक बढ़ने लगे। तेल के दाम जो है वो जहां $60 पर बैरल थे वो $84-85 हो गए। पूरे वर्ल्ड का शेयर मार्केट टूट गया, मंदी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ईरान ने जिस स्ट्रेटेजी पे काम किया था कि अगर हमें रोकना है, अगर तुम चाहते हो कि विश्व की अर्थव्यवस्था बर्बाद न हो, और तुमने जो गलती की है कि तुमने पहले अटैक करके हमारे सर्वोच्च नेता को मारा है, तो हमसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि हम सरेंडर करेंगे, हम लड़ाई को बंद करेंगे, बल्कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था को उस हद तक नुकसान पहुंचा देंगे कि तुम ही हाथ जोड़ के हमारे पास आओगे कि लड़ाई को बंद कर देते हैं। क्योंकि ये उड़ाया गया कि ईरान ने कहा है कि हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, तो उनके विदेश मंत्री ने कहा कि अब विराम का कोई प्रश्न नहीं उठता है और अगर युद्ध विराम होगा तो हमारी ईरान की टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा, अमेरिका इजराइल की बात।
अच्छा, रूस और चीन भी इसका फायदा उठा रहे हैं। चीन भी उनको पूरी सैन्य संसाधन उपलब्ध करा रहा है, रूस भी सैन्य संसाधन उपलब्ध करा रहा है, बल्कि यहां तक कि नॉर्थ कोरिया ने कह दिया है कि हमारे एक मिसाइल से हम पूरे के पूरे इजराइल को उड़ा सकते हैं। मतलब यह है कि स्टेक्स हैव बिकम सो हाई। और ये हाई किसने किए? अमेरिका और इजराइल ने नहीं सोचा था कि ये स्थिति इस स्तर तक पहुंचेगी, या उस स्तर तक पहुंच गई है कि अगर, और अब स्पेन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, जर्मनी के अंदर, हालांकि वो अमेरिका के साथ हैं, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि ये निर्णय गलत है, ये जो अटैक था ये गलत है। तो उसकी वजह से जो एक एडवांटेज अमेरिका का था और एक जो सडन अटैक करके वो सुप्रीमेसी को कायम करना चाहते थे और तेल पे कब्जा करना चाहते थे, वो विफल हो गया। और युद्ध को खत्म करना या न करना, अब जो डिसिसिव फैक्टर हो गया वो ईरान के पास आ गया। अमेरिका जबकि कह रहा है कि लेट अस नेगोशिएट, ईरान कह रहा है अब नेगोशिएशन नहीं करेंगे, अब आर पार की लड़ाई होगी, और इस आर पार की लड़ाई में पूरा विश्व भुगतेगा। सबसे ज्यादा भारतवर्ष भुगतेगा, क्योंकि ईरान भी हमारा अच्छा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा अच्छा दोस्त है, इजराइल भी हमारा अच्छा दोस्त है। तटस्थ रह के भी हमारा नुकसान है और एक पक्ष में जाने में भी हमारा नुकसान है। हमारे हित में केवल यह है कि युद्ध हो, विराम हो, शांति स्थापित हो, अर्थव्यवस्था दोबारा लौट के वापस आए, वरना देश में वैसे ही लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार बैठे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और बर्बादी बढ़ गई है, और अगर ये लंबा युद्ध चढ़ गया तो हमारे देश की क्या स्थिति होगी? रुपया कमजोर होता जा रहा है, तेल महंगा होता जा रहा है, अर्थव्यवस्था कैसे, किस स्तर तक गिर जाएगी, उसकी कल्पना करके ही रूह कांपती है। इसलिए हम तो यही कल्पना करते हैं और आकांक्षा करते हैं कि युद्ध विराम हो और विश्व में शांति स्थापित हो, और उसके बाद लोग अपने को नोबेल पीस प्राइज के लिए आगे बढ़ाए। युद्ध करके नोबेल पीस प्राइज पाना और उसकी इच्छा रखना मेरे ख्याल से अनुचित है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।